दुष्कर्म के आरोपी भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष भूपेंद्र सोहागपुरे की अब तक गिरफ्तारी नहीं होना कई सवालों को जन्म दे रहा है। इसी बीच ओबीसी मंच के माध्यम से भी इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाए गए। महेश सहारे ने कहा कि पुलिस राजनीतिक दबाव में काम नहीं कर रही है, तो फिर काम्बिंग गश्त के तहत छोटे छोटे अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, किंतु दलित महिला से हुई ज्यादती और उसके दैहिक शोषण के आरोपी को पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है। यह एक गंभीर विषय है। यदि 5 दिसंबर से पूर्व आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो SC ST और ओबीसी मंच के माध्यम से बालाघाट बंद किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक जी ने जो बयान दिया है कि भाई हम किसी प्रकार से राजनीतिक दबाव नहीं है, भाई दबाव नहीं है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं? जब 17 तारीख को FIR दर्ज हो गई, आज 26 तारीख हो गया, गिरफ्तारी नहीं हुई। 17 तारीख को जब कंप्लेंट है तो 18 तारीख को शादी कैसी हो गई? शादी कैसी हो गई ऐसी जानकारी कि 18 तारीख को शादी हुई है। जब 17 को FIR दर्ज हुई तो 18 को गिरफ्तार कर लेना था आपको, क्यों नहीं करे आपने? जबकि छोटे छोटे मामले में आप गिरफ्तारी कर रहे हैं। काम्बिंग गश्त के माध्यम से आप देख रहे हैं, हम लोग मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि आज इसकी गिरफ्तारी हुई, कल उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन 376 का आरोपी, उसकी गिरफ्तारी कब होगी? भाई हमें तो ये लग रहा है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि नेताओं के साथ बड़ी बड़ी फोटो है। मध्य प्रदेश में बहुत समय से भाजपा की सरकार है, तो बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर 5 तारीख तक गिरफ्तारी नहीं होती तो आने वाले समय 5 तारीख के बाद में बालाघाट बंद कराएंगे हम लोग। उमेद लिल्हारे ने कहा कि एक दलित महिला से शादी का झूठा आश्वासन देकर दुराचार करने वाला आरोपी भूपेंद्र सोहागपुरे आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यह कानून व्यवस्था के लिए सबसे शर्मनाक पहलू है। उन्होंने कहा है कि एक नेता दलित महिला का शारीरिक शोषण कर सकता है, लेकिन शादी नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की यह सोच दर्शाती है कि आज भी दलित केवल शोषण के लिए है। उन्होंने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि एक पार्टी विशेष के लिए ही उन्हें काम करना है तो पुलिस की नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाए, नहीं तो आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करे। जनता पार्टी का नेता शारीरिक शोषण कर सकता है, शादी नहीं कर सकता है। मेरे घर के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, मेरे परिवार के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, मेरे समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ छुआछूत आता है, शारीरिक शोषण में छुआछूत नहीं आया, शादी करने में छुआछूत आता है। सोच देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। ऐसा भी युवा है भारतीय जनता पार्टी में, उसकी FIR हुई है, सभी धाराएं लगाई है पुलिस ने, और आज 15 दिन लगभग होने जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जिस दिन FIR हुई उसके ठीक दूसरे दिन सार्वजनिक तौर पर उस लड़के ने दूसरी किसी अपने समाज की महिला से शादी कर ली। पुलिस देखती रही, तब भी गिरफ्तारी नहीं हुई, और आज तक कई लोगों ने इसकी मांग कर ली कि गिरफ्तारी होना चाहिए, वो जेल में बंद होना चाहिए, उसकी गले में जूते की माला पहना के पूरे शहर में घुमाना चाहिए। बजाय पुलिस ये करने के उसको संरक्षण दे रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संचालित टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट के तहत जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लैब टेक्नीशियन के पद पर सेवारत कर्मचारियों ने 4 माह से वेतन नहीं मिलने की शिकायत की है। उन्होंने जनसुनवाई कार्यक्रम में जिला कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करते हुए ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए। बताया गया कि जब इन कर्मचारियों की ज्वाइनिंग हुई थी उस समय टारगेट संबंधी कोई भी नियम और शर्तें लागू नहीं थी, लेकिन अचानक से अब कंपनी के द्वारा टारगेट को पूरा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यदि एक दिन में 10 से अधिक मरीजों का कंसल्टेशन नहीं किया जाता है तो कंपनी की ओर से अब्सेंट कर दिया जाता है, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रोजाना इतनी संख्या में मरीज पहुंचते ही नहीं है। ऐसे में उन पर कंपनी की ओर से लगातार दबाव बनाकर काम कराया जा रहा है और ऐसा नहीं करने पर अपशब्द भी कहे जाते हैं। जी, हम 3.5 साल से स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं। टेलीमेडिसिन की पोस्टिंग पे है और बालाघाट ज़िले में सभी PSCO में है ये टेलीमेडिसिन। और मतलब हम लोग की सैलरी के पर्पस पे हम लोग शिकायत किए हैं। किस कंपनी के थ्रू आप लोग काम करते हैं? ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी, कोलकाता।
समस्त लैब टेक्नीशियन कर्मचारियों ने इस पूरे मामले पर प्रशासन से मांग की है कि ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी की ओर से बनाए जा रहे दबाव को रोका जाए और उन्हें बीते 4 माह से लंबित मानदेय का भुगतान भी कराया जाए। कर्मचारियों की माने तो मानदेय नहीं मिलने की वजह से समस्त लैब टेक्नीशियन परेशान हैं, वे अपना घर भी नहीं चला पा रहे हैं। सैलरी हम लोगों को अभी 4 महीने से मिली नहीं है और अभी जो सैलरी हम लोगों की आई है तो वो 50% सैलरी आई है, पर इसमें अपना जो पीएफ कटता है वो पूरा पीएफ कटा हुआ है, पर सैलरी 50% दी गई है। और उनका बोला गया है कि जब 50% का जब वेतन आएगा, अगले महीने वेतन आएगा, फिर इससे 2-4 महीने बाद जब वेतन आएगा तब देखा जाएगा, तब तक आप लोग काम करिए। ये 4000 जैसे अभी जो आया है, 4000 हमारा रूम का किराया 2000 रुपये, हम 2000 ही तो रूम का किराया देते हैं, तो हम घर कैसे जाएंगे, हम वहाँ पर रहेंगे कैसे, हम खाएंगे कैसे, हम कंसल्टेशन करेंगे कैसे। मेन समस्या क्या है? कंसल्टेशन की है। कंसल्टेशन का बहुत प्रेशर है सर। यदि हमारे पास पीएससी में यदि 8 से 10 पेशेंट आते हैं और कंसल्टेशन का टाइम भी बहुत ज़्यादा है, यदि कोई भी पेशेंट यदि बैठता है तो कम से कम 2 घंटे से कम में उसका कंसल्टेशन होता नहीं है, ठीक है। और यदि पेशेंट आते भी हैं तो हर पेशेंट वेट नहीं करता, जैसे कुछ गर्भवती महिलाएं आती हैं तो वो पेशेंट का वेट कर लेती हैं, टाइम का वेट कर लेती हैं। जनपद क्षेत्र लांजी के अंतर्गत दिघोरी पंचायत के पंच और ग्रामीण जनों ने सरपंच धन्नूलाल घोरमारे, पूर्व सचिव युगल दास बोहने और वर्तमान सचिव चुनेंद्र मर्ठे पर वित्त एवं ब्याज की राशि का आहरण करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में मंगलवार को जनसुनवाई कार्यक्रम में शिकायत करने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच सचिव के द्वारा फर्जी बिल बाउचर लगाकर पंचायत के अकाउंट से ग्राम विकास की राशि का गबन किया गया। इस मामले में जनपद सीईओ को शिकायत भी की गई, किंतु आज दिनांक तक कोई भी जांच नहीं हुई। सुभाष उरखेड़े की माने तो वर्तमान में 15वें वित्त की राशि से सीसी रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी लागत राशि 3,85,000 रुपये है, लेकिन एस्टीमेट से अधिक राशि का आहरण सरपंच सचिव के द्वारा कर लिया गया है और सड़क अभी तक अधूरी है। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। जी, हम शिकायत इस हिसाब से लेके आए थे कि ग्राम पंचायत दिघोरी जनपद पंचायत लांजी अंतर्गत हमारे ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव के द्वारा भारी अनियमितता की जा रही है और अभी तक हमारे यहाँ 3,80,000 का रोड का एस्टीमेट था, जिसमें से 6 लाख रुपए का आहरण कर लिया गया और रोड अभी भी अधूरा हुआ है। जुलाई 2023 से आज तक के अभी तक हमारे यहाँ ग्राम सभा और आम सभा की कोई बैठक नहीं ली गई है। 15 अगस्त की ग्राम सभा भी नहीं लिया गया, 2 अक्टूबर की विशेष ग्राम सभा होती है वो भी नहीं लिया गया और सरपंच सचिव मनमानी कर पैसा आहरण किया जा रहा है। कितने बार शिकायत कर चुके हो? हम लोग कम से कम तो जनपद पंचायत में 6-7 बार किए, जिला स्तर पर जिला पंचायत में किए, कलेक्टर महोदय के यहाँ भी किए, पर आज तक के कोई सुनवाई नहीं हुई। जुलाई 2023 से लेकर आज तक 10 बार से अधिक शिकायत हो गई है। ओबीसी, एससी, एसटी एवं अल्पसंख्यक एकता मंच की ओर से आगामी 5 दिसंबर को लांजी मुख्यालय के सुभाष चौक में जाति आधारित जनगणना को लेकर सभा का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर सर्किट हाउस बालाघाट में आज प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई। ओबीसी नेता विशाल बिसेन ने कहा कि सामाजिक और जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि जातियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाते हैं और नीतियों का निर्धारण भी किया जाता है, लेकिन हमारे देश में आज तक जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए गए। उन्होंने कहा है कि यह मांग केवल एक जाति विषय की नहीं है, यह राज्यों के लोगों का अधिकार है क्योंकि आबादी के अनुसार आरक्षण की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। सरकार के पास सभी जातियों की जानकारी है, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। यह भी चिंता का विषय है। इसीलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आगामी समय में होने वाली जनगणना में जाति आधारित आंकड़े जुटाकर उन्हें सार्वजनिक किया जाए। थोड़ा इतिहास पे आपको जानकारी देना चाहूँगा कि पहली जनगणना देश में भारत में हुई थी 1872 में, ब्रिटिश कार्यकाल में। शायद बहुत से कम लोगों को मालूम होगा। उसके बाद में 1911 में जनगणना हुई थी। तब से जनगणना होती आ रही। जातिगत जनगणना हर जनगणना में हुई है, बस आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। वर्ष 2011 में भी जातिगत जनगणना हुई थी। जनगणना में जातिगत जनगणना थी, पर सरकारों ने आंकड़े जारी नहीं किए। 2011 में जनगणना 21 में जनगणना होनी थी, पर कोविड के कारण नहीं हो पाई। भविष्य में होनी है। पूरा देश चाहता है, कुछ राज्यों से नहीं, पूरे देश की आवाज़ है। जहाँ भी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग निवास रहते हैं, सबकी यह मांग है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और कौन
किस समाज की कितनी जातियाँ, कितना हिस्सेदारी उनकी आज के जनसंख्या में है, यह उनको जानकारी होनी चाहिए। उसकी सुनिश्चितता की जानी चाहिए कि जितनी जिसकी प्रतिशत आबादी है उसको उतना आरक्षण में लाभ मिल सके, इसलिए जातिगत जनगणना आवश्यक। राजकुमार नागेश्वर ने बताया कि बालाघाट में लगातार जाति आधारित जनगणना को लेकर हमारे मंच की ओर से निरंतर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत अब 5 दिसंबर को उमेद लिल्लारी जी के नेतृत्व में सभा आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि आबादी के आधार पर आरक्षण की नीति का लाभ दिलाने के लिए जनगणना बेहद जरूरी है। बहुसंख्यक समाज को आज भी उनकी संख्या के हिसाब से लाभ नहीं मिल रहा है, इसीलिए सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लांजी पहुंचकर अपनी भूमिका अदा करें। एक ST/SC OBC माइनॉरिटी एकता मंच के माध्यम से उसी दिन एक ज्ञापन सौंपने का काम किया जाएगा कि 95 वर्ष हो गए इस देश में जातिगत जनगणना की गई है, और उसी जातिगत जनगणना के आधार पर जो इस देश में सर्वाधिक आबादी वाला समाज है, उस समाज की हिस्सेदारी आरक्षण को लेकर आरक्षण की जो है वो नीति धक रही है। क्यों ना इस देश के अंदर जो 95 ये आज़ादी के 75 वर्ष बाद जो है जातिगत जनगणना पुनः कराई जाए, जिससे इस देश की सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है और राजनीतिक स्थिति, इस देश की जो बहुसंख्यक समाज है उसकी पता चले। इसी संबंध में जो है कार्यक्रम लांजी में रखा गया है, इसकी तैयारी चल रही है और उसी संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आप लोगों के बीच में रखी गई है। आप लोगों के माध्यम से पूरे ज़िले के लोगों को, लांजी तहसील के लोगों को, समस्त जो OBC ST/SC माइनॉरिटी के लोगों को, जो सजग और जागरूक लोग हैं, उनको यह संदेश देना चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में जो है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए आप इस कार्यक्रम में एकत्रित होएं।